कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ल्यूड वे में हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ती है और उससे कहती है कि कहीं तुम मुझे रजिस्टर तो नहीं करने वाले हो ना। उन सब से हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं पर वो लड़की अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम बेसिकली एक चीज़ हो जिससे कि मैंने खरीदा है। पूरा सर से लेकर पैर तक तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, और हम लोग वो करने जा रहे हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें खरीदा है। अगर हमारे एमसी की तरह तुम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस कहानी की स्टार्टिंग इस कहानी के मेन कैरेक्टर सोरा को दिखाकर होता है, जहां पर वो काफ़ी मेहनत करके एक काफ़ी अच्छा हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया होता है और अब वो अपने एक अच्छा हाई स्कूल लाइफ बिताने के बारे में सोच रहा होता है। वो ये सब डे ड्रीमिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है। इसलिए वो जाकर दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर उसे 2 डेप्ट कलेक्टर दिखाई देते हैं, जहाँ पर अब सोरा को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भाग गए हैं और उस पर 50 मिलियन येन का कर्ज छोड़कर चले गए हैं। उतना ज़्यादा पैसा के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा पे करना उसके बस के बात नहीं होती है। उसकी परेशानी देखकर वो लोग उसे 2 काम के बारे में बताते हैं, जिसमें से पहला होता है फिशिंग बोट पर एक्सप्लॉइट होना और दूसरा होता है किसी रिच का प्लेथिंग बन जाओ। और वो लोग उसे दूसरा वाला ही रिकमेंड करते हैं, जिससे सोरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लोग उसे पकड़कर ज़बरदस्ती लेकर जाने लगे होते हैं। वो देखकर सोरा काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर सोचने लगा होता है कि ये सब क्या हो गया। मेरा हाई स्कूल लाइफ शुरू होने से पहले ही लगता है कि मेरा लाइफ ही खत्म होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आकर 50 मिलियन उनके मुँह पर मारकर उसका कर्ज चुका देती है। उसका ब्यूटी को देखकर सोरा एक पल के लिए बिल्कुल मिसमराइज हो गया होता है, लेकिन जल्दी ही अपने सेंसेस में आकर सोचने लगा होता है कि आखिर अब ये कौन है और ये मेरी हेल्प क्यों कर रही है। उस लड़की को देखकर वो लोग भी थोड़े से चौंक गए होते हैं और पूछने लगे होते हैं कि तुम कौन हो और इसका हेल्प क्यों कर रही हो। वो लोग उससे सवाल जवाब कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लड़की उनका मुंह बंद करवा के उन्हें पैसा देकर वहाँ से भगा देती है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके घर में बैठी होती है और सोरा उसे पीने के लिए कॉफ़ी देते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर ये सब देखते ही देखते क्या हो गया। पहले तो एक अच्छा हाई स्कूल में एडमिशन हो गया है, जिससे मैं अपना नया लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी पता चला कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज छोड़कर चले गए हैं, जिससे मेरे ज़िंदगी का एल लगने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक मिस्टीरियस लड़की आकर मुझे बचा ली। ये सब इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही है जो कि मेरा दिमाग प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा है। इतना सोचकर वो उसे कॉफ़ी देते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर ये लड़की आखिर है कौन। लेकिन वो फिर से उसकी स्माइल को देखकर पिघल जाता है और उसकी ब्यूटी में खोने लगा होता है। लेकिन वो फिर से जल्दी से रियलिटी में आकर हिचकिचाते हुए उससे उसका मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। उसके जवाब में वो कहती है कि ये तो कम्प्लीटली फाइन है, क्योंकि 2022 की लड़कियां तो इतना ज़्यादा पैसा देकर हेल्प करते ही रहते हैं। लेकिन सोरा को उसके उस फालतू बात पर विश्वास होता ही नहीं है। तभी वो उससे कहते कि वो लोग सच में काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थे, मैं तो एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा डर ही गई थी। ये सुनकर वो उससे कहता हाँ ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा से ऐसे रहे हैं और मुझे लगा था कि मैं इस तरह की सिचुएशन से फेमिलियर हो गया हूँ। इतना बोलकर वो उसे थैंक्स बोलकर उसका पैसा जल्दी ही रीपे करने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़की उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें उसे वापस नहीं देना है, और वैसे भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उतना सारा पैसा दे पाओगे। उसका सॉफ्ट हैंड को फील करके वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि मैं अभी तो नहीं दे सकता हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपने इतना ज़्यादा करीब देखकर फिर से उसके ब्यूटी में खो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन वो फिर से जल्दी से रियलिटी में आकर उससे अपने उतना ज़्यादा करीब देखकर पानी पानी होते हुए उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा क्लोज मेरे आ गई हो। ये सुनकर वो उसके हाथ को अपने गाल से लगाते हुए कहने लगी होती है कि लेकिन अपने पसंदीदा चीज़ के करीब रहना तो काफ़ी नॉर्मल बात है ना सोरा। लेकिन तभी एक स्ट्रेंजर के मुंह से अपना नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगा होता है कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता चल गया। और वो फिर से ओवरथिंक करने लगा होता है कि कहीं ये भी तो उन्हीं के गैंग का हिस्सा तो नहीं है ना, और मैं इनके जाल में धीरे धीरे फंसते ही जा रहा हूँ। वो उसके सस्पिशियस को नोटिस करके उससे कहते हैं तुम्हें इसकी चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पैसों को मैंने अपने बॉडी से कमाया है। उसका बॉडी शब्द सुनकर सोरा की इमेजिनेशन फिर से काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा होता है और वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जरूर तुम्हारा पैसा वापस तुम्हें जरूर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी पैसों का कीमत समझता हूँ, इसलिए मैं फ्री में नहीं लूंगा। लेकिन तभी वो लड़की उसके काफ़ी करीब आकर धीरे धीरे अपना टॉप खोलते हुए सिडक्टिवली उसके कान में कहती है कि उसकी कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए सोरा, मुझसे शादी कर लो। मुझे पता है कि तुम इतना सारा पैसा रीपे नहीं कर सकते हो, मेरा मतलब है कि बेसिकली तुम एक चीज़ हो जिसे कि मैंने अपने पैसे से खरीदा है, सर से पैर तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उसकी वो सभी बातें सुनकर सोरा सोचता है तो लगता है कि लास्ट में मैं किसी ठरकी का प्लेथिंग बन ही गया। तभी वो लड़की सोरा को ऊपर बैठकर खुद को कंफर्टेबल करके अपने स्कर्ट को अनजिप करने लगी होती है। और इससे पहले कि वो लोग शादी से पहले अपना हनीमून बना ले, सोरा जल्दी से अपने सेंसेस में आकर उसे खुद से दूर करते हुए सोचता है कि सब कुछ सोचने लगा होता है कि आखिर सब हो क्या रहा है, और खुद को शांत करने लगा होता है और उसे जल्दी से उसे ड्रेस पहनने के लिए कहने लगता
है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो उससे पूछते क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या। सोरा उसकी उन सभी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर किसी तरह से उसे ड्रेस पहनने के लिए मना ही लेता है। और अब वो पैसा कहाँ से आया, हेल्प क्यों कर रही है, वो सब भूल कर वो सीधे मेन टॉपिक पर आकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उससे पूछ लेता है कि कर्ज चुकाने के बदले मुझसे शादी करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की रीजनिंग है। वहाँ का ग्लूमी माहौल को देखकर वो मुस्कुराते हुए माहौल को चीयरफुल बनाकर उससे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए। वैसा रिप्लाई सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज होते हुए सोचता है क्या ये मुझसे प्यार करती है, ऐसा कैसा हो सकता है। इतना सोचकर वो फिर से नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि मैं ही क्यों। इसके जवाब में वो कहते हैं क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करते आई हूँ। सोरा उससे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या हम लोग पहले कहीं पर मिल चुके हैं, अगर मैं भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। इसके जवाब में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगी होती है तो क्या इसका मतलब तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर इससे तुम मेरे फीलिंग को रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। कुछ भी सुनकर सोरा की इमेजिनेशन फिर से काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा होता है, लेकिन वो फिर से जल्दी से अपने सेंसेस में आकर उससे सीरियसली पूछने लगा होता है। वो बताते कि तुम नेबरहुड में न्यूज़पेपर डिलीवर करते हो, सूरज निकलने से पहले ही या बिना वेदर का चिंता किए, यहाँ तक कि एग्जाम जैसे इंपॉर्टेंट दिन में भी तुम काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते रहते हो। तुम्हें उतना ज़्यादा मेहनत करता देखकर मुझे लगा कि मुझे भी हर दिन मेहनत करना चाहिए और सेम एनर्जी को शेयर करना चाहिए। इतना बोलकर वो उससे आगे कहती है इसलिए मुझे तुमसे बस प्यार हो गया है। उसकी वो सभी बातें सुनकर सोरा थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचते बस इतना ही, मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे काम करते हुए देखेगा। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि शादी से पहले डेटिंग नॉर्मल बात होनी चाहिए। इसके जवाब में वो कहती है हाँ वो तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, लेकिन अपने पसंदीदा पर्सन से शादी करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। अगर तुम्हें सिर्फ प्यार करने वाला कारण काफ़ी नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ और क्या चाहिए। इतना बोलकर वो जल्दी से कुछ रियलाइज करके थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए उससे कहती है अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे टाइप की हूँ ही नहीं, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। अपने आप अजम्पशन बनाकर उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो उससे कहने लगा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जैसा खूबसूरत लड़की से शादी करना मेरा भी सपना है, लेकिन इसलिए मुझसे शादी करना बेकार होगा। मेरा मतलब है कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ फिर भी मैं उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा और मैं वर्थ इट भी नहीं हूँ। इसलिए वो उसका बात को बीच में काटते हुए कहते नहीं ऐसा नहीं है, अगर पैसों के लिए मैं तुम पर से गिव अप कर देती तो मैं कभी यहाँ पर आती ही नहीं, और उतना ज़्यादा काम और मेहनत करने के बावजूद भी तुम एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिए हो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है। मुझे तुम्हारा हार्ड वर्किंग साइड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके मुँह से अपना तारीफ सुनकर सोरा एक पल के लिए दंग रह जाता है और सोचता है कि ये पहली बार कि कोई मुझसे डायरेक्टली बोली है कि वो मुझसे प्यार करती है और मेरी तारीफ भी की है। अभी तक का मेरा लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, लेकिन अगर ये लड़की जो कुछ भी कह रही है अगर वो सच भी है फिर भी। इतना सोचकर वो उससे कहता है मुझे माफ़ कर देना, हालांकि तुम मेरा इतना ज़्यादा हेल्प कर दी हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। मैं बस अपने पेरेंट्स को जैसे इरिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ। उसका रिप्लाई सुनकर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी स्माइल करते हुए कहती है तो इसका मतलब है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, शायद मैं इसमें इन्वॉल्व होकर तुम्हें और ज़्यादा टेंशन में डाल दी हूँ। इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होकर कहती है लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं तुम्हें जरूर अपने प्यार में पड़वा लूँगी। ये बोलकर वो जाने ही वाली होते कि तभी सोरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, अभी मेरे लिए ये थोड़ा सा टफ है, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले जानना चाहता हूँ। तुम्हारा फीलिंग जैसे इतना बड़ा चीज़ के लिए मैं तुम्हें एक प्रॉपर रिप्लाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक सिंसियर रिप्लाई देना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो उससे कहती है तो इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। सोरा काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि प्रॉपर स्टेप लेने के बाद वो सब सुनकर वो जल्दी से उससे गले लगकर उससे काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कहने लगी होती है और कहती है कि तुम इसको लेकर इतना ज़्यादा सीरियसली सोचे हो इसलिए मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो गया है। उसका मिलेंस का सॉफ्ट सेंसेशन को फील करके सोरा काफ़ी ज़्यादा फ्लस्टर्ड होकर जल्दी से उससे दूर होकर अपना नीचे वाले को शांत करते हुए उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हारा नाम पता ही नहीं है। ये बोलकर वो उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लूना मोमोसे है। ये सब सुनकर सोरा अपने मन में कहता है कि और इसी तरह से मैं सोरा कानाकुरा एक ठरकी का प्लेथिंग बन गया और मेरा नया स्कूल लाइफ जो कि गायब होने वाला था फिर से आ गया है, और अब मेरा मैरिड लाइफ इस लड़की के साथ कैसा होगा वो तो आगे पता चल ही जाएगा। ये बोलने के बाद वो उसके साथ उसके घर में मूव इन हो जाता है और उसका उतना बड़ा और आलीशान घर देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और नर्वस होते हुए उससे पूछता है कि क्या ये सच में तुम्हारा ही घर है ना। वो कहते नहीं बल्कि अब से हमारा घर है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिससे अब उसका दिमाग काम करना ही बंद करने लगा होता है। इसके कुछ देर के बाद वो उसे काफ़ी महंगा डिनर देती है और कहती है कि ये तुम्हारे मूव इन होने के सेलिब्रेशन के लिए है, वैसे भी मैं पूरे दिन के भाग दौड़ से काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए हमें जल्दी सोना चाहिए। सोरा अभी भी अविश्वास से सोच रहा होता है कि क्या
मैं सच में इस लड़की के साथ एक ही घर में रहने वाला हूँ? ये सोचकर वो उसका बैलेंस को घूरने लगा होता है, लेकिन जल्दी से वो अपना लस्ट को कंट्रोल करके एक बहाना बनाकर कहने लगा होता है कि मैं अपने सिर्फ कुछ ही बेसिक चीज़ों को लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे वापस मेरे घर जाना पड़ेगा। लेकिन वो उसका इस प्लान पर पानी फेरते हुए कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही उन सभी चीज़ों से डील कर ली हूँ और तुम्हारा उस घर का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दी हूँ। वो सुनकर सोरा काफी ज्यादा हैरानी से पूछता है कि वो सब तुम कब करवा दी हो? लूना सोचते हुए बताती है कि जब तुम बीमार थे तब। वैसे भी अब हम लोग एक ही साथ रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स का परमिशन भी ले ली हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये सुनकर वो और ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि मैं खुद ही अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है? वो बताती है कि मैं एक काफ़ी अच्छे डिटेक्टिव से हेल्प मांगी थी, और जब मैंने उनसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और उनका मोर्टगेज और तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करूंगी, तो ये जानकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और वो लोग तुरंत इस शादी के लिए मान गए थे। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, इसलिए मैं उन्हें वर्ल्ड ट्रिप पर भेज दी थी। वो सब सुनकर सोरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि वो लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा लालची थे कि मुझे बेच दिए। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नहा कर जाते हुए सोच रहा होता है कि आज के दिन सच में काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला रहा है। यही सब सोचते सोचते वो बेडरूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर बड़ा सा बेड देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थका होने के कारण वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और जो जो उसके साथ बीता होता है और जो कुछ भी वो उससे बोला होता है वो सब सोचने लगा होता है, और जो कुछ भी वो लूना से बोला होता है वो सब याद करके वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर अपने मुंह तकिया में छुपा कर इधर उधर होने लगा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूना नहाकर पजामे में आ जाती है और आकर लाइट बंद कर देती है और आकर बेड पर बैठ जाती है। इस एक्शन से सोरा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए सोचने लगा होता है कि अब आखिर वो क्या करने वाली है, कहीं वो गुड नाइट बोलने तो नहीं आई है ना। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, लेकिन तभी वहीं पर वो उसके काफ़ी करीब आकर उसके कान में फूंक मारती है। उससे सोरा एक पल के लिए चौंक कर जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो हंसते हुए कहने लगी होती है कि मुझे पता था कि तुम जाग रहे हो। वहीं पर वो उसे उस पजामे में देखकर देखते ही रह जाता है, लेकिन जल्दी से दूसरी तरफ देखकर खुद को कंट्रोल करने लगता है। तभी वो उससे कहती है कि सिर्फ कोने में मत बैठे रहो, यहाँ पर आओ, लेकिन वहीं पर वो नर्वसनेस के कारण जोर से बोल ही नहीं पाता है। ये देखकर लूना उसके पास जाते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे ही आना पड़ेगा, जिससे वो और ज़्यादा फ्लस्ट्रेट होते हुए कहता है नहीं मैं ही आ रहा हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। उसे देखकर वो कहते हैं कि बेड टाइम में हस्बैंड और वाइफ को एक साथ गेट अलॉन्ग होना चाहिए। ये सुनकर सोरा काफ़ी जोर से अपना आंख बंद करके सोचने लगा होता है कि मैरिड कपल के लिए तो ये काफ़ी नॉर्मल बात होनी चाहिए। तभी लूना उसका हाथ पकड़कर सोने लगी होती है। अब इस एक्शन से तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका रिएक्ट करने लगा होता है, और वो सोचने लगा होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अभी अभी नहाने के बाद मेरे फिर से पसीना आने लगा है। सिचुएशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होने लगा होता है, इसलिए वो कुछ कहने के बारे में सोचकर नर्वस होते हुए कहता है कि तुम्हारा ये शर्ट सच में काफ़ी ज़्यादा नाइस है। ये सुनकर वो उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि इससे भी क्यूट इसके अंदर में है। ये बोलकर वो अपना शर्ट उठाकर उसे दिखाने लगती है, जो देखकर अब सोरा का दिमागी काम करना बंद कर देता है और वो जल्दी से उससे कहता है कि तुम ये सब चीज़ें कैजुअली नहीं कर सकती हो। वो कहते मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें ये सब चीज़ें देखना और छूना अलाउ है, और मैं ये सभी चीज़ें दूसरों के साथ नहीं करूँगी। ये सब सुनकर और देखकर सोरा को अब कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगा होता है, इसलिए वो जल्दी से सोकर अपने दिमाग और अपने छोटे भाई को शांत करने लगा होता है। तभी वो उससे कहना शुरू करती है कि जब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोले थे तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर इंटरवाइन करते हुए आगे उसके बारे में बातें करने लगी होती है, लेकिन सोरा का ध्यान उसके बातों पर नहीं होता है। उसका तो ध्यान सिर्फ उसका सॉफ्ट हाथों पर होता है और उसका रिएक्शन फिर से करने लगा होता है। वहीं पर वो अपने बातों को पूरा करके उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे सोरा फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहने लगा होता है कि रुक जा, वरना मुझसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो उससे कहती है अब मैं रुक नहीं सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने जाती है। वो सब देखकर अब सोरा भी हार मानकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी लूना का हिम्मत जवाब दे देता है और वो एम्बैरेसमेंट के कारण उसे किस कर ही नहीं पाती है और उससे दूर होकर अपना मुंह छुपाकर कहने लगी होती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे लगा था कि फ्लो में हम लोग किस कर लेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि मुझसे हुआ ही नहीं। वहीं पर इससे अब सोरा थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए थोड़ा सा शांत होता है। तभी लूना पानी पीकर खुद को शांत और ठंडा करके उससे माफ़ी मांग रही होती है। वहीं पर सोरा इस बात से परेशान हो रहा होता है कि कहीं ये सब रोजाना तो नहीं होने वाला है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा स्कूल जल्दी शुरू होने वाला है। तभी वो कुछ रियलाइज करके उसे देखते हुए सोचने लगा होता है कि ये मेरी एज की लग रही है, पता नहीं ये दिन में क्या करती होगी। अभी भी बहुत कुछ है जो कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। उसका कन्फ्यूजन भरा शक्ल देखकर लूना उससे कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही क्लासमेट होने वाले हैं। ये सुनकर सोरा फिर से काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'm racing for the thunder.